राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण। राष्ट्रपति ने जताई खुशी, शीघ्र ही अयोध्या जाने के बारे में करेंगी फैसला। लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कैंपेन। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली में करेंगे नमो नव मतदाता अभियान की शुरुआत। उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का कहर जारी। मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिन तक राहत मिलने की नहीं है उम्मीद। देश भर में मनाई जा रही है लोहड़ी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को दी लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की बधाई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ताइवान में राष्ट्रपति और संसद के लिए आज हो रहा है मतदान। अमेरिका और चीन समेत तमाम देशों की है पैनी नजर। और खेल की खबरों में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट श्रृंखला के पहले 2 मुकाबलों को लिए टीम इंडिया की घोषणा। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम में युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल को मिली जगह। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सुबह की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके उन्हें अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है। और इस दौरान राष्ट्रपति ने इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार भी किया है। हालांकि वो जल्दी ही जानकारी देंगी इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी आज से देशव्यापी नमो नव मतदाता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में 200 से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स को संबोधित भी आज करेंगे। बीजेपी देश भर में 5000 से ज्यादा नमो नव मतदाता कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी इस अभियान में 24 जनवरी को ऑनलाइन 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ जुड़ेंगे। और इस बार बीजेपी युवा मोर्चा ने 1 करोड़ नए मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य भी रखा है। इनमें कॉलेज परिसर, कोचिंग सेंटर, स्टेडियम, खेल के मैदान और तमाम अन्य जगह इसमें शामिल है। वहीं 24 जनवरी को बीजेपी युवा मोर्चा देश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक मतदाता सम्मेलन भी आयोजित करेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने शुक्रवार को ओडिशा के तट पर चांदीपुर से एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। ये उड़ान परीक्षण बहुत कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य के सापेक्ष आयोजित किया गया। इस उड़ान परीक्षण के दौरान हथियार प्रणाली द्वारा लक्ष्य को सफलतापूर्वक अवरुद्ध करके नष्ट कर दिया गया। इससे स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, लॉन्चर, मल्टी फंक्शन रडार और कमांड, नियंत्रण और संचार प्रणाली से इस मिसाइल की संपूर्ण हथियार प्रणाली के कामकाज को भी मान्यता मिली है। आकाश एनजी प्रणाली एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है जो उच्च गति, फुर्तीले हवाई खतरों से निपटने में सक्षम है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं अयोध्या की। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान।
दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और इसी के साथ आगंतुकों के ठहरने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है और इस टेंट सिटी में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। आइए देखते हैं इस पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आगंतुकों के ठहरने की जो तैयारियां की जा रही हैं, उसके तहत पूरे अयोध्या धाम के होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं भी मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इनमें सबसे खास है सरयू के तट पर बनी टेंट सिटी। अयोध्या में 6 स्थानों पर टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ये टेंट सिटी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी। यहाँ भक्तों को 5 स्टार होटल जैसी सुविधा मिलेगी। रामनगरी में गुप्तार घाट, ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा, रामकथा संग्रहालय के पीछे बाग बीजेसी, कार सेवकपुरम और मणि रामदास छावनी के परिसर में टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। 6 टेंट सिटी में करीब 88,000 भक्तों के रहने की सुविधा होगी। ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा के पास एक भव्य टेंट सिटी लगभग बनकर तैयार है। गुजरात की कंपनी प्रवेश की ओर से टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। 8,500 वर्ग मीटर में निर्मित यह टेंट सिटी किसी बड़े होटल से कम नहीं लगती। टेंट सिटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही भव्य गेट आकर्षण बढ़ाता है। टेंट सिटी में कदम रखते ही आकर्षक फव्वारे के बीच स्थित भगवान श्री राम की चरण पादुका और रामधुन भक्तों को आनंदित करती नजर आएगी। यहाँ कुल 30 कमरे निर्मित किए गए हैं। 510 वर्ग फुट के प्रत्येक कमरे में समस्त आधुनिक सुविधाएं हैं। टेंट सिटी परिसर में डाइनिंग रूम और रिक्रिएशन सेंटर के अलावा सांस्कृतिक मंच भी बनाया जा रहा है, जिस पर रामलीला कल्चर शो की भी प्रस्तुति की जाएगी। सुविधाओं की बात करें तो आप रूम आपने देखा ही है और रूम के अंदर सारी वो फैसिलिटी जो एक 5 स्टार होटल में होती हैं। और ठंडी का मौसम का ध्यान में रखते हुए हमने हर एक रूम में एक ब्लोअर भी दिया हुआ है, गर्मियों के लिए एसी दिया हुआ है। तो सुविधाओं का समस्या नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। सुविधाएं पूरी तरह से हैं, जितने भी श्रद्धालु आएंगे सबका ध्यान रखा जाएगा। और उनके मनोरंजन के लिए अगर हम बात करें तो मनोरंजन के लिए हमारे पे एक कल्चरल स्टेज हमने एक बनाया हुआ है अलग से। यहाँ पे डेली शाम को कुछ जैसे रामलीला हो गई, प्रसंग हो गया, लोक नृत्य हो गया, उस टाइप से कुछ प्रोग्राम रहेगा। और जो लोग फैमिली के साथ ट्रैवल करेंगे उनके लिए अपने पास किड्स जोन है अलग से बच्चों के लिए। तो सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। इस टेंट सिटी के निर्माण में अयोध्या की संस्कृति की झलक भी दिखती है। विशेष बात है कि यहाँ केवल शाकाहारी भोजन की ही व्यवस्था होगी। बिना लहसुन प्याज का भी भोजन मांग पर दिया जाएगा। अयोध्या घूमने के लिए टैक्सी की भी व्यवस्था दी जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री अयोध्या धाम सज धज कर तैयार है और तैयार है अपने अतिथियों का स्वागत करने के लिए भी। और इसके लिए पूरे अयोध्या धाम में तमाम धर्मशालाएं, होटल्स और गेस्ट हाउसेस की बहार है। उसके अलावा एक नया कंसेप्ट टेंट सिटी का जो है वो इस शहर में भी देखा जा सकता है। और उसके साथ ही साथ तमाम टेंट सिटीज़ और टिन सिटीज़ लेकर के आई गई हैं ताकि लोगों को ना स्थान की कमी होने पाए और ना ही आराम की। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, श्री अयोध्या धाम। प्रभु श्री राम आएंगे, खुशियां लाएंगे और इस भाव से विभोर अयोध्या में जन जन बेसब्री से 22 जनवरी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सुंदर अयोध्या के साथ साथ लोग स्वच्छ अयोध्या का भी प्रण ले रहे हैं। स्वच्छाग्रही 24 घंटे लगे हैं स्वच्छता की मिसाल कायम करने के लिए। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि अयोध्या को सबसे स्वच्छ नगरी बनाना है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और इसके साथ ही स्वच्छ अयोध्या, इस बात पर भी खासा फोकस है। और स्वच्छ अयोध्या की जिम्मेदारी है इन स्वच्छाग्रहियों के हाथों में जो दिन रात लगे हुए हैं अयोध्या नगरी को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए। और सुंदर और स्वच्छ बनाने के साथ साथ स्वस्थ भी बना रहे हैं ये लोग। क्या कुछ इनकी भावनाएं हैं ये भी हम इनसे जानेंगे। धर्म और आध्यात्म की नगरी अयोध्या, राम जन्मभूमि अयोध्या अब
स्वच्छता की कर्म भूमि भी बन रही है और इसका बीड़ा उठाया है इन स्वच्छाग्रहियों ने। क्या है कि साफ सफाई काम करते हैं मैडम, और उसके बाद अयोध्या को साफ रखने के लिए, हर चीज़ सुरक्षित रखने के लिए क्या है कि अगर सुरक्षित नहीं रखेंगे तो विदेशी आदमी कहाँ से आएंगे जी। प्रभु राम के प्रति प्रेम ही तो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को भी इन स्वच्छाग्रहियों ने सर आंखों पर लिया है। ये कह रहे हैं कि अयोध्या में स्वच्छता इनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है। अच्छा बहुत लग रहा है। अच्छा बहुत लग रहा है। हाँ। किस लिए बहुत अच्छा किस लिए लग रहा है? कि अयोध्या धाम है, अयोध्या नगरी है, सब लोग आते हैं देश विदेश से, इसलिए हम लोग सफाई में लगे हैं कि जितना सफा कर पाए उतना अच्छा सफा करें। बढ़िया, बहुत अच्छा है, साफ सफाई हो रही है, अच्छा लग रहा है। इस साफ सफाई में आप कितनी भूमिका निभा रही हैं? अरे मन तन से धन से कर रहे हैं। मन से हाँ। तन से करेंगे, धन से। हाँ? पूरा एकदम जी जान लगा के कर रहे हैं सफाई। हाँ। कौन सी ऐसी भावना है जिससे आपको लग रहा है तन मन धन जी जान सब लगा के करना है? अच्छा लग रहा है हमें ना, अपनी राम जन्मभूमि है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में दूर दूर से मेहमान आएंगे और उसके बाद पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। तब वे भी देखेंगे कि स्वच्छ और स्वस्थ अयोध्या, यही लक्ष्य लेकर ये स्वच्छाग्रही राम धुन गाते हुए लगे हैं अपने कर्तव्य में। और चलिए बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। बिहार में विकसित भारत अभियान के तहत मोदी की गारंटी वाली गाड़ी शहरी और उपनगरीय इलाकों में लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ रही है। बड़ी संख्या में लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे पटना ब्यूरो की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन जन के कल्याण के लिए शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा पटना के धनुकी मोड़ पहुंची। यहाँ पर लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई, वहीं ड्रोन खेती के तरीके सिखाए गए। फतुहा नगर परिषद के रायपुरा चौक पर विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। यहाँ पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जहां कई लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना और आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए अपना नाम दर्ज कराया। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ नालंदा जिले के पावापुरी स्थित उच्च विद्यालय दशरथपुर पहुंचा। यहाँ पर एलईडी स्क्रीन पर फिल्म दिखाकर लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर लोगों को देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा सहरसा के सोनबरसा नगर पंचायत पहुंचा। इस अवसर पर वार्ड पार्षद ने स्थानीय लोगों को देश को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए शपथ दिलाई। वैशाली जिला के अनवरपुर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा, जहां एलईडी स्क्रीन पर लोगों ने 27वां राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। वहीं विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों में काफी उत्साह दिखा। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर देश में सकारात्मक माहौल नजर आ रहा है। आइए लोगों की कहानी सुनते हैं
उन्हीं की जुबानी। राशन मिल रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से, अच्छा धन्यवाद है। मुझे प्रधानमंत्री इंदिरा आवास की योजना से 1,20,000 रुपया मिला, घर बन गया है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत सारे इंस्टॉल लगे हैं जो दवाइयों के और कुछ के हैं। सरकार के तरफ से हम लोग को जो सरकार का लाभ मिलना चाहिए, राशन मिलता है, आयुष्मान कार्ड से भी फायदा मिला है। प्रधानमंत्री योजना से हमें बहुत कुछ लाभ मिल रहा है और राशन फ्री मिल रहा है। प्रधानमंत्री का जो पैसा था 2,000 वो मिल रहा है फ्री में। प्रधानमंत्री योजना जो राशन मिल रहा है हम जन को मिल रहा है और हमको भी मिल रहा है, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं। मैं मनरेगा में काम पैन में लगा हुआ है, इसमें हम काम कर रहे हैं। मेरा मजदूरी 228 रुपया प्रत्येक दिन मिलता है। 100 दिन, साल में 100 दिन हमको काम मिल जाता है, इसलिए मोदी सरकार को हम धन्यवाद करते हैं और करता रहूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। वहीं रांची के हरमू में विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर तमाम लाभार्थियों ने अपने अनुभवों को भी साझा किया। राजधानी रांची के शहरी इलाकों के दौरे पर निकला विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ जब हीनू की शुक्ला कॉलोनी पहुंचा तो मकामी लोगों ने आगे आकर इसका खैर मकदम किया। इस मरहले की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ बहुत से लोगों ने कई मरकजी स्कीमों का फायदा उठाया जो मालूमात की कमी की वजह से इनसे महरूम रह गए थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के इस्तफादा कुनिंदगान मार्गरेट टिग्गा और राधा देवी ने स्कीम में शामिल होकर अपनी कामयाबी की कहानी सुनाई। लोन की तहत मुझे 10,000 का लोन मिला है। इस लोन की मदद से मैंने अपने रोजगार को बढ़ाया है। चाहती हूँ कि जो भी स्वनिधि योजना स्टार्ट हुआ है उनका लाभ सभी को उठाना चाहिए और मैं भी उठा रही हूँ। इस यात्रा में शंकर मुंडा से भी मुलाकात हुई, जिन्होंने कहा कि कोरोना के दौर से लेकर अब तक उन्हें वज़ीर-ए-आज़म गरीब कल्याण अन्न योजना से काफी सहारा मिला है। रसोई गैस उनके पास पहले से दस्तयाब है। यहाँ मौजूद नंदलाल ने मरकजी हुकूमत को गरीबों की खैरख्वाह करार दिया। हमको हर महीना मिलता है 35 केजी चावल, गेहूं। प्रधानमंत्री मोदी जी कार्य करते हैं, सब चीज मिलता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उज्ज्वला गैस कनेक्शन जो है वो किसी भी सदस्य को मिल सकता है जिसके पास राशन कार्ड वगैरह हो, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट गैस कनेक्शन सिलेंडर और चूल्हा के साथ मिलता है। इसी तरह कई दीगर मुस्तफिदीन ने भी मरकजी स्कीमों की तारीफ की। खास तौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस्तफादा कुनिंदगान की एक बड़ी तादाद यहाँ देखी गई। 25 किलो चावल मिलता है, 15 किलो चावल मिल रहा है, राशन चावल, और कोरोना समय से ही हम लोग को 15 किलो चावल चल रहा है। इससे बहुत भलाई हो जा रहा है, मिल रहा है, कम से कम मदद तो मिल रहा है। इस संकल्प यात्रा के दौरान बहुत से लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कटआउट तस्वीर के साथ सेल्फियां भी लीं। स्कीमों के बारे में मालूमात पर मुश्तमिल किताबचे और कैलेंडर भी लोगों में तकसीम किए गए। बड़ी स्क्रीन पर मरकजी स्कीमों की जानकारी मिलने के बाद लोग बहुत खुश नजर आए। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। भारत एक विकासशील देश है जिसकी अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है और दुनिया भर की रेटिंग्स एजेंसियों ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था भी माना है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी भारत की विकास दर के अपने अनुमान में बदलाव किया था। इसको लेकर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। इस वक्त भारत दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश और दुनिया के नामी अर्थशास्त्रियों और रेटिंग्स एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपने पहले के अनुमान में बदलाव किया है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर के अपने अनुमान में बदलाव किया था। एडीबी ने अपने अनुमान को बढ़ाकर 6.7% कर दिया था, जबकि सितंबर महीने में एडीबी ने 6.3% विकास दर का अनुमान लगाया था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि उम्मीद से ज्यादा 7.6% रही, जिसके चलते बैंक को अपने अनुमान में बदलाव करना पड़ा। बैंकों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, खनन, निर्माण और उपयोगिता में दोहरे अंक में तेजी रही है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में कृषि की विकास दर थोड़ी धीमी गति से बढ़ने का अनुमान जताया है। हालांकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, इसलिए विकास दर में ऊपर की ओर बदलाव की उम्मीद भी जताई गई है। एडीबी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने विकास दर के पूर्वानुमान को 6.7% पर बरकरार रखा। वित्त वर्ष 2023-24 में उपभोक्ता खर्च और निर्यात में धीमी वृद्धि के बावजूद सरकारी खर्च से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय मुद्रास्फीति को 5.5% के अपने पहले के पूर्वानुमान को बरकरार रखा है। बैंक ने 2024 में चीन की विकास दर धीमी होकर 4.5% पर आने की उम्मीद भी जताई है। नवंबर को दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के आंकड़े सामने आने के बाद कई अर्थशास्त्रियों ने अपने पूरे साल के विकास अनुमानों को बदलते हुए बढ़ा दिया था। कहा जा सकता है कि ये मोदी सरकार की नीतियों का ही असर है कि पिछले 9 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था बिना किसी रुकावट के तेज गति विकास की राह पर आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मोदी सरकार की शुरुआत से कोशिश रही है कि कैसे देशवासियों के जीवन को आसान बनाया जाए। सरकार ने इसके लिए लगातार काम भी किया जा रहा है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर एक सर्वे कराया था, जिसमें ज्यादातर लोगों ने माना कि रिफंड मिलने की प्रक्रिया पहले से आसान हुई है। साथ ही लोगों और कंपनियों का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर भरोसा भी बढ़ा है। पिछले 9 साल में केंद्र सरकार का आम लोगों के जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाने पर जोर रहा है। इसके लिए मोदी सरकार ने कई अहम कदम भी उठाए हैं, जिसका असर भी दिख रहा है। इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया में काफी सुधार हुआ है। अब लोगों को महीनों तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न के पैसों का इंतजार नहीं करना पड़ता। कंपनियों और लोगों का कहना है कि सरकार की कोशिशों से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के समय में कमी आई है। हाल ही में इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने एक सर्वे कराया था, जिसके मुताबिक 87% लोगों और 89% कंपनियां मानती हैं कि रिफंड मिलने में होने वाली देरी 5 साल में काफी कम हुई है और रिफंड मिलने की प्रक्रिया भी काफी आसान हो गई है। लोगों और कंपनियों का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर भरोसा बढ़ा है। CII सर्वे के मुताबिक करीब 84% लोगों और 77% कंपनियों का यह भी मानना है कि टैक्स रिफंड की जांच करने की प्रक्रिया अब पहले से बेहतर और तेज हुई है। साथ ही 75.5% लोगों और 22.4% कंपनियों को अपनी अनुमानित कर देनदारी से अधिक TDS का भुगतान नहीं करना पड़ा। सर्वे में शामिल 87% लोगों और 89% कंपनियों को लगता है कि इनकम टैक्स रिफंड करना अब एक आसान प्रक्रिया बन चुकी है। करीब 53% लोगों का कहना है कि इनकम टैक्स रिफंड मिलने में अब 1 महीने से भी कम समय लगता है। CII के मुताबिक 2018 से 2023 के बीच इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या भी काफी बढ़ी है, जो रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और कुशल बनाने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। CII के द्वारा यह सर्वे अक्टूबर 2023 में कराया था, जिसमें विभिन्न राज्यों के 56.4% व्यक्ति और 43.6% कंपनी और उद्यमी संगठन को शामिल किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मौसम की। दरअसल समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। दिल्ली NCR में सुबह घना कोहरा छाया रहा और दृश्यता बहुत कम होने की वजह से रेल तथा हवाई यातायात पर भी इसका सीधा असर पड़ा। मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिन तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं बात करें बिहार की, तो बिहार के गया में कपकपाती ठंड का सितम जारी है। गया में 16 जनवरी तक स्कूलों को बंद किया गया है। ठंड के कारण लोगों का जनजीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं आज के त्योहार की। दरअसल देश भर में आज लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है। लोहड़ी के दिन आग में मूंगफली, तिल, गुड़, गजक और रेवड़ी चढ़ाने का रिवाज है। लोहड़ी का ये खास पर्व फसलों को समर्पित किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की बधाई दी है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां ताइवान में राष्ट्रपति और संसद के लिए आज मतदान हो रहा है। ताइवान में प्रमुख रूप से 2 पार्टियों के बीच मुकाबला है। पहला डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी DPP, जिसका झुकाव अमेरिका की ओर है। दूसरा कुओमिंटांग
पार्टी यानी KMT, जिसका झुकाव चीन की ओर है। DPP देश में पिछले 8 सालों से सत्ता पर काबिज है और इसके अलावा एक अन्य पार्टी ताइवान पीपल पार्टी है। चुनाव पर अमेरिका और चीन के साथ ही विश्व भर की नजरें हैं। वर्तमान राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने अपने 2 कार्यकाल पूरे कर लिए हैं। चुनाव में आगे चल रहे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार लाई चिंग-ते का चीन विरोध कर रहा है। वो देश की स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनके जीतने की स्थिति में तनाव बढ़ सकता है। चीन ने ताइवान के मतदाताओं से कहा है कि वो शांति और युद्ध में से एक को चुने। चीन के खतरे के अलावा भी वोटरों के सामने कई अन्य मुद्दे भी हैं। इनमें महंगे आवास और धीमी होती अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मुद्दे भी शामिल हैं। और अब बात करते हैं खेलों की, जहां भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ 25 जनवरी से शुरू होने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले 2 मुकाबलों के लिए टीम की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली इस टीम में अनकैप्ड युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को जगह दी गई है। इसके अलावा तेज गेंदबाज आवेश खान को भी टीम में स्थान मिला है। वहीं टीम में KL राहुल और अय्यर की भी वापसी हुई है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 25 जनवरी से हैदराबाद में खेला जाएगा। वहीं मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष युगल मुकाबले के सेमीफाइनल मैच में कोरिया की कांग मिन ह्यूक और सियो सेंग जे की जोड़ी से भिड़ेगी। गौरतलब है कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शानदार खेल दिखाते हुए चीनी जोड़ी को 21-11 और 21-8 से शिकस्त दी थी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए DD न्यूज़।